मुझे आपके इस कार्यक्रम में, जहां आद्य पत्रकार देवऋषि नारद स्मृति कार्यक्रम उनके नाम पर सम्मानित किया गया है पत्रकारों को, और जिसमें चर्चा के लिए विषय रखा गया है राष्ट्रीय अस्मिता और समकालीन चुनौतियां, उसके लिए उसमें आपके साथ सम्मिलित होकर मुझे बहुत बहुत खुशी है। मुझे याद आता है कि 1982 में मैं सूचना प्रसारण मंत्रालय में जूनियर मिनिस्टर था, उप मंत्री था। उस वक्त उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में पत्रकारों की, चूँकि कई संस्थाएं हैं तो मुझे नाम याद नहीं, लेकिन उनका अखिल भारतीय सम्मेलन बिजनौर में हुआ था। वहाँ मुझे उन्होंने आमंत्रित किया 1982। मेरी उम्र भी 31 साल थी उस वक्त। तो मैंने वहाँ, मुझे याद आ गया कि जो मैंने वहाँ कहा था और जो मैं समझता हूँ कि आज भी पूरी तरह लागू होता है। मैंने कहा कि दो प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें किसी भी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं है। एक, अगर मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ तो सिवाय इसके कि मैं भारत का नागरिक होना चाहिए और 25 साल की उम्र होनी चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरी क्वालिफिकेशन, योग्यता निर्धारित नहीं की गई। इसी तरह अगर मैं पत्रकारिता करना चाहूँ तो भी किसी योग्यता का निर्धारण नहीं है। अब तो बहुत इंस्टीट्यूट खुल गए और बहुत ही कोर्सेज आ गए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेके नौजवान बच्चियां, बच्चे पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे हैं, लेकिन उस ज़माने में कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं थे। आज भी इंस्टीट्यूट होने के बाद भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी इसमें रुचि है और उसके पास कोई योग्यता, जो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर्मल ना हो, तो भी उसको अधिकार है कि वो रजिस्ट्रेशन करा के और पत्रकारिता कर सकता है। लेकिन मैंने वहाँ कहा था कि जहाँ पर कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की गई, वहाँ सबसे ज़्यादा योग्यता की आवश्यकता, सबसे ज़्यादा योग्यता की आवश्यकता। और योग्यता कैसे आती है? और चीज़ें मैं बाद में कहूँगा, लेकिन पहले चूँकि आद्य ऋषि, आपने कहा है आद्य पत्रकार नारद ऋषि को, तो वो पहले मैं उनके बारे में बात करता हूँ कि क्या उन्होंने हम कितना सब कुछ पढ़ते हैं अपनी किताबों में, क्या उनका ज्ञान था। जो कोई ये कहना चाहे कि ये कहानियाँ हैं, उनको कहने का पूरा अधिकार, मैं उसको चुनौती नहीं दे रहा। लेकिन जिसे हम अंग्रेजी में मिथ कहते हैं, जिसे मिथ्या असत्य को नहीं कहा जाता है,
श्लोकार्धेना प्रवक्ष्यामि यदा वंता गिरंथा कोटिशा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेवा नापरा। मिथ्या को खुद आदि शंकर ने सदा सद कहा है। जो सत्य नजर आए लेकिन सत्य ना हो, जो असत नजर आए लेकिन असत ना हो, जो निरंतर परिवर्तनशील, तो जिन्हें जो कहना चाहें वो कह सकते हैं, लेकिन दुनिया में शायद ही कोई राष्ट्र ऐसा हो जो इस आधार पर अपने आदर्श और मूल्य न स्थापित करता हो, अपने प्रेरणा स्रोत को तलाश न करता हो। तो वो पत्रकार से ज़्यादा मुझे लगता है कि नारद ऋषि, जिसे हम कह सकते हैं कि आज अंग्रेजी में कहते हैं पब्लिक इंटेलेक्चुअल, जो हमें उपलब्ध हैं, जिनसे हम कहते हैं कि आके किसी, हम जाते हैं उनके पास या वो आते हैं और वो किसी भी विषय पर जो हमारे मस्तिष्क में जो प्रश्न पैदा होते हैं उसका समाधान देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो यहाँ मुझे याद आता है कि उनके जैसा ज्ञानी पुरुष, ये छांदोग्य उपनिषद में है ये कहानी छोटी सी, उनके जैसा प्रज्ञावान ज्ञानी व्यक्ति सनत कुमार के पास जाता है, और सनत कुमार वो हैं जिनकी छवि मासूम बालक की है, और उनसे कहता है कि मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाएं और सर्वोच्च सत्य की शिक्षा देने की कृपा करें। तो सनत कुमार उनसे कहते हैं कि पहले मुझे ये बताइए कि आप खुद क्या क्या जानते हैं, क्या शिक्षा ग्रहण की है, फिर मैं तय करूँगा कि आपको क्या और शिक्षा दी जाए। और वो कहते हैं, तराति शोकम आत्मविद, मैंने ये सुना है कि अगर आत्मविद्या प्राप्त हो जाती है तो इंसान को शोक से मुक्ति, दुखों से मुक्ति मिल जाती। लेकिन मेरे दुखों, मैं तो सारी विद्याएं जानता हूँ, शास्त्र जानता हूँ, नक्षत्र शास्त्र जानता हूँ, सारे शास्त्रों का उन्होंने नाम लिया कि मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन मेरा शोक ख़त्म नहीं होता। तो सनत कुमार उनसे कहते हैं, मंत्रा विदे वास्मि न आत्मविद। किताबी ज्ञान शोक को ख़त्म नहीं कर सकता, दुखों का निवारण केवल आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ही हो सकता है। तो ये उनकी पहचान मेरे नज़दीक। अब पत्रकारों का क्या काम है? पत्रकारों का काम है कि वो जानकारियाँ उपलब्ध कराएं जो लोगों, जो घटनाएं घटित हो रही हैं। और इसमें मुझे, जब मैं अपने इतिहास के चरित्रों को देखता हूँ, तो मुझे इसमें पत्रकार के रूप में जो नज़र आते हैं वो संजय। हम संजय हम बच्चों के नाम भी रखते हैं संजय, बहुत से लोगों का नाम है संजय, लेकिन वो व्यक्ति जो धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में होने वाली पल पल की घटनाओं की सूचना दे रहा था, उसका नाम संजय नहीं था। उसकी उपाधि या उसका प्रोफेशन पत्रकारिता। उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी परंपराएं, हमारी विरासत पत्रकार से क्या अपेक्षा करती। भारत में जिसे हम जीत कहते हैं, विक्ट्री कहते हैं, उसके लिए दो शब्दों का प्रयोग हुआ है।
एक विजय है और एक जय है। बाहर के शत्रु पर काबू पाना ये विजय है, और जो शत्रु हमारे अपने अंदर निवास करते हैं, हमारी प्रकृति के अंदर, उन पर काबू पाने को जय कहा गया है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय, अभी हम लोगों ने अपना राष्ट्रगान पढ़ा, उसमें विजय शब्द का प्रयोग नहीं है, जय हो जय हो जय हो है। और ये इतना ही नहीं, वीर वो है जो बाहर के दुश्मनों पर काबू पाए, महावीर वो है जो अपनी इंद्रियों को जीत ले। जिन धर्मस्य विधाये नेको ये वे प्रोक्ता महर्षि भी स्वयं स्वयं विज्ञानम आश्रिते। धर्म की अलग अलग व्याख्याएं की गई, अपनी अपनी समझ और अपने अपने तजर्बे के अनुसार, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल करना ये सभी ने स्वीकार किया है। स्वयं सम विज्ञानम आश्रिते, अपने ऊपर काबू पाना ये सबसे बड़ा धर्म है। ये हमारी भारतीय संस्कृति बताती। तो संजय का मतलब क्या था? संजय का मतलब है, मतलब पत्रकार का मतलब क्या हुआ भारत की प्राचीन परंपरा में? जो अपने द्वेष, राग, अनुराग, भय, मोह, लाभ, इनसे अपने आप को ऊपर उठा ले, वो संजय। और उसको ये अधिकार है, उससे फिर ये अपेक्षा की जाती है कि वो बगैर किसी लाग लपेट के घटनाओं की रिपोर्टिंग करेगा। ये हमारी अगर हम कहें कि हमारी जो विरासत है पत्रकारिता की, वो हमें ये बताती है। तो मैं आज जिनको सम्मानित किया है उनको एक बार फिर बहुत बधाई देता हूँ। और आज का जो विषय है मैं उसकी तरफ आता हूँ, राष्ट्रीय अस्मिता और हमारे सामने चुनौती। पहला सवाल तो ये कि हमारी राष्ट्रीय अस्मिता को हम कैसे तय करें? क्या है हमारी राष्ट्रीय अस्मिता? दुनिया में भारत की पहचान, या पतन के काल से गुजरे हैं, उससे बाहर निकले हैं, हम बहुत सी चीज़ें भूल गए। हमें अपने आप को याद कराने की ज़रूरत होती है। भारत की पहचान दुनिया में, भारतीय संस्कृति की पहचान दुनिया में ज्ञान की संस्कृति के तौर पे है। और ये अपने मुंह से अपनी तारीफ करना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। मैं पहले भी कहीं सुना चुका हूँ कि हमारी परंपरा ये बताती है कि जिनका हमें, जो हमारी श्रद्धा के पात्र हैं, अगर हम उनके लिए अपशब्द इस्तेमाल करें तो ये उनकी हत्या कराने के बराबर है। और अगर हम अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करें तो ये आत्महत्या के बराबर है। इसलिए मैं प्रशंसा की करके अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता। दुनिया ने ये स्वीकार किया और इसमें गर्व की अनुभूति करने का हमें पूरा अधिकार है, लेकिन उससे ज़्यादा अपने दायित्व की अनुभूति करने की जिम्मेदारी है। जब हम अपने इस इतिहास को जानते हैं, दुनिया ने माना 10वीं 11वीं सदी में यूरोप का पुनर्जागरण अभी प्रारंभ बस हुआ ही था, लेकिन दुनिया में बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र उस वक्त मध्य एशिया बन गया था और बगदाद उसका केंद्र था। और अरब ऑथर्स का कहना ये है कि जब उनका
जब उन्होंने 850 और 900 के बीच में वो तकरीबन आधी दुनिया पे अरब कब्जा कर चुके थे, अब जंगें बंद हो चुकी थी। और जो मैं उस काल की बात कर रहा हूँ जो उनका बौद्धिक गतिविधियों का काल, जहाँ उनके बुद्धिजीवी लोगों ने 9-9, 10-10 वॉल्यूम में दुनिया का इतिहास लिखा। आप किसी को भी पढ़ लीजिए, तबरी को, इब्ने कसीर को, इब्ने असीर को, किसी को भी, 8-9 लोग हैं, सब इस बात पर सहमत हैं। और पहले वॉल्यूम के पहले अध्याय में हर किसी ने लिखा है कि दुनिया में 5 बड़ी सभ्यताएं हैं। ईरान की सभ्यता अपने वैभव के लिए, चीन की सभ्यता अपने कौशल के लिए, रोम की सभ्यता अपनी सुंदरता के लिए, तुर्कों की सभ्यता अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है, और भारत की सभ्यता अकेली सभ्यता है जो ज्ञान और प्रज्ञा के संवर्धन के लिए जानी जाती है। और ये केवल उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने तो बाद में लिखा है। प्रॉफिट साहब कभी हिंदुस्तान नहीं आए, लेकिन मदीने में बैठ के उन्होंने क्या कहा, अजीदू रिहल इल्मी मिन बिलादिल हिंद, भारत भूमि से मैं ज्ञान की शीतल हवा के झोंके आते हुए महसूस कर रहा हूं। इसी को इकबाल ने अपनी नज्म में कहा, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। लेकिन ये ठंडी हवा सर्दियों में चलने वाली हवा नहीं थी, ये ज्ञान की ठंडी हवा थी। साफ साफ है उसमें, इकबाल के यहाँ नहीं है, लेकिन जिसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया है वो टेक्स्ट बिल्कुल साफ साफ कहता है, अजीदू रिहल इल्मी, इल्म ज्ञान, उसकी हवा मैं भारत भूमि से आती हुई महसूस करता। बाद में ये सही है, हमारे ऊपर विदेशी शासक आए, सेंट्रल एशिया से आए, उनकी कोई ज्ञान की परंपरा नहीं थी, उन्होंने हमारी हर चीज़ को या इसलिए कि ज्ञान की परंपरा नहीं थी, और दूसरा भी वजह कि जब भी कभी बाहर से कोई शासक आते थे तो वो पहला काम करते हैं, दुनिया भर में वो पहला काम करते हैं कि जिनके ऊपर उन्होंने कब्जा किया है उनका मनोबल तोड़ते हैं, और उसके लिए हर तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसमें उनकी संस्कृति को, उनके ज्ञान को, उसको भी हीनता की दृष्टि से देखने की कोशिश की जाती है। लेकिन हम दूसरे की दृष्टि से नहीं देखेंगे, हम तो अपनी दृष्टि से देखेंगे। और मैं उदाहरण करना चाहूँगा ये समझने के लिए कि हमारी अस्मिता क्या है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, मैं भारत से अगाध प्रेम करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं भूगोल की मूर्ति बनाकर उसकी अर्चना करना चाहता हूँ, इसलिए भी नहीं कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत भूमि में पैदा हुआ। मैं भारत की से अगाध प्रेम करता हूँ इसलिए कि ये वो भूमि है जिसने अपनी संतान की चेतना से उत्पन्न जीवंत शब्दों को कठिनतम परिस्थितियों में भी जीवित रखा, सुरक्षित रखा। I love India not because I cultivate the idolatry of geography, ये उन्हीं के शब्द हैं। Not because I had the good fortune to be born in India, but because India has saved the living words
which issued from the illuminated consciousness of her children. हमारी अगर कोई स्वामी विवेकानंद की आप जो उनके बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, उनके वॉल्यूम तो 9 हैं, लेकिन उनकी एक छोटी किताब है कोलंबो से अल्मोड़ा तक, उसमें पढ़ लीजिए कि भारत का पुनरुद्धार, भारत का जो स्वर्णिम भविष्य है वो अपनी ज्ञान की परंपरा को पुनर्जीवित करके ही हो सकता है। मैं बहुत दफा सोचता था कि भारत अगर ज्ञान का केंद्र था, जो था, भारत को पूरी दुनिया उस तरह देखती थी, तो आखिर इतिहास ने हमारे साथ इतनी क्रूरता क्यों करी? इसका जवाब आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा, आप बहुत पढ़ने वाले हों तो भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जवाब भी स्वामी विवेकानंद और स्वामी रंगनाथनंद ने दिया। ख़ास तौर से स्वामी रंगनाथ ने, उन्होंने कहा भारत में हमेशा माँ सरस्वती की पूजा की गई। तपा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। और नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना केवल इतना नहीं है होता है कि मैंने मेहनत करके ज्ञान अर्जित कर लिया। ज्ञान प्राप्त करने का दूसरा हिस्सा ये है कि जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसको दूसरों के साथ साझा करिए। तब माँ सरस्वती की, हम ये कह सकते हैं कि हमें ये अधिकार बनता है तब कि हम माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं। अगर हम दूसरे हिस्से को छोड़ दें तो स्वामी रंगनाथनंद ने श्रीमद् भागवत से एक लाइन कोट की है और उन्होंने कहा है, सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती। जो ज्ञानी महिला या पुरुष ज्ञान को अपने सीने में बंदी बनाकर रखते हैं और उसको दूसरों के साथ साझा नहीं करते, वो माँ सरस्वती के उपासक नहीं बल्कि खलनायक। और स्वामी रंगनाथनंद ने कहा कि हमें जो ये इतिहास हमारे साथ जो क्रूरता की, वो केवल इसीलिए संभव हो सकी क्योंकि हमने अपने पतन के काल में ज्ञान के दरवाज़ों, हमने ज्ञान अर्जित करना बंद नहीं किया, लेकिन ज्ञान को साझा करना बंद कर दिया। आज मुझे कहने में बहुत ही खुशी है कि आज नहीं, ये लगभग जब से वो, जिसे हम कहते हैं रिनेसां ऑफ इंडिया, जब से शुरू हुआ है, हमने अपनी इस गलती को महसूस किया है। गलती नहीं, भयंकर गलती। और मुझे कैसी खुशी होती है देख के कि महाराष्ट्र से, मैं जाति की बात नहीं करता हूँ इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा किसी जाति का, लेकिन महाराष्ट्र से रिक्रूट हुए अध्यापक, वो जाके नॉर्थ ईस्ट में आदिवासी और शेड्यूल कास्ट के बच्चों को एकल विद्यालय के नाम से शिक्षा दे रहे हैं। और केवल शिक्षा नहीं दे रहे, जिनको शिक्षा दे रहे हैं उनके लिए ये अनिवार्य है उन्हीं के साथ रहें, उन्हीं के घर खाना खाएं, उन्हीं साथ रहकर उनकी पढ़ाई का काम करें। ये समाज में बोध हो जाना, लेकिन अभी वो सीमित बोध, अभी वो जो अपने दायित्व को समझते हैं, ऐसे संगठनों ने अपनी जिम्मेदारी को पहचाना है और वो ये काम कर रहे हैं। ये चेतना बड़े पैमाने पर पैदा करना नितांत आवश्यक है। हमारी अस्मिता, हमारी पहचान ज्ञान है। वो जब तक, और आज तो हर कोई कहता है
जो सभ्यताएं ज्ञान का केंद्र नहीं थी पूर्व में, वो भी ये मानती, वो भी कहते हैं कि ज्ञान के सिवाय स्थिति का परिवर्तन करना, और परिवर्तन खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, अच्छे परिवर्तन के लिए ज्ञान के अलावा कोई माध्यम नहीं। लेकिन भारत में एक और बात का बहुत ध्यान रखा गया है, वो भी हमारी पहचान का हिस्सा है। ज्ञान अर्जित करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि इस दुनिया में जितना नुकसान पढ़े लिखे लोगों ने किया, जितना खून उनकी वजह से बहाए जो पढ़े लिखे लोग थे, उतना बेपढ़े लिखों की वजह से नहीं बहा। तो हमारे यहाँ क्या कहा गया, साक्षरो विपरीतत्वे राक्षसो भवति ध्रुवम। अगर आपके मेरे पास ज्ञान है और मेरे पास संस्कार नहीं, अगर मेरे पास ज्ञान है और मेरे अंदर करुणा का भाव नहीं, अगर मेरे पास ज्ञान है और मेरे अंदर संवेदनशीलता नहीं है, तो ज्ञान तो सशक्तिकरण का माध्यम है। उस शक्ति का प्रयोग मैं कैसे करूंगा, उस शक्ति का प्रयोग मैं केवल स्वार्थ के लिए करूंगा। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति। सशक्त होने के बाद आप क्या करते हैं? जो ज्यादा से ज्यादा सुख जिन बातों से हम सोचते हैं हमारे जीवन में हो सकता है, हम उन चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, ये जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। फिर क्या है? उन्होंने कहा, ज्ञान की प्राप्ति। फिर पूछा गया कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है? उन्होंने कहा, ज्ञान का उद्देश्य अपने अंदर ये क्षमता पैदा करना है, जहां सामने से नजर आने वाली विविधता और विविधता, उसके पीछे छुपी हुई एक आत्मा को इंसान देख सके। यदा भूता पृथक भावा मेकस्थमनु पश्यति तत्एवाचा विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तदा। ये जितनी विविधता हमें नजर आ रही, हम सब एक माँ बाप से पैदा बच्चे एक जैसे नहीं होते। केवल शक्ल सूरत अलग नहीं होती, उनके टेस्ट अलग होते हैं, अलग खाना पसंद होता है, अलग रंग के कपड़े पसंद होते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये जो विविधता है, ये इसका सम्मान करो, इसको स्वीकार करो, ये नैसर्गिक कानून है। लेकिन अपने यहाँ रुको मत, अपने अंदर ये क्षमता पैदा करो कि इसके पीछे छुपी हुई जो आत्मा की एकता है, उसको देख सको। क्यों? क्योंकि हमारी ये विविधता जो है, ये कहाँ से उत्पन्न हुई है? सो कामा यथा बहुश्याम प्रजा ये थी। और जब परमात्म तत्व ने आदि काल में ये इच्छा की, कामना की, मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं, तो हम में से हर एक उसका बहुरूप जो उसने फैसला किया, हम में से हर एक उसी का एक अलग रूप है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति। जो सबको मुझ में देखता है और मुझको सब में देखता है, ना वो मुझसे कभी अलग होता है, ना मैं कभी उससे अलग होता हूं। ये हमारी पहचान ये नहीं है कि हमने कितनी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, हमने एटम बम बनाया, हमने क्या क्या भौतिक प्रगति की है। हमारी पहचान है ज्ञान और प्रज्ञा, उसका संवर्धन।
हमारी पहचान, लेकिन इससे ये गलतफहमी में मत आइएगा, हमारी आस्था है, केवल विश्वास नहीं है। हम शांति को परम धर्म मानते हैं, शांति को परम धर्म मानते हैं, फॉरगिवनेस को, शांति को, पीस को परम धर्म मानते हैं, अहिंसा को परम धर्म मानते हैं। लेकिन इनका मतलब कायरता नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर कोई आके आपके ऊपर हमला कर रहा है तो आप हाथ बांध के खड़े हो जाइए कि मैं तो शांति और अहिंसा में विश्वास करता हूँ। हरगिज़ नहीं। हमारी प्राचीन संस्कृति है जो अविरल और निरंतर है। वो कुछ सिद्धांतों के ऊपर है। उस आखिर कोई कारण तो है कि दुनिया की प्राचीन संस्कृतियां खत्म हो गईं और भारत की प्राचीन संस्कृति निरंतरता के साथ चल रही। वही आदर्श और मूल्य जो आज से कई हजार साल पहले भारतीयों को प्रेरणा देते थे, आज भी वही आदर्श और मूल्य हमें, हमारे दिलों को गरमा देते हैं। तो हमारी ये संस्कृति, इसके आधार पर एक जीवन शैली, हमारा ये भी परम कर्तव्य है कि हम अपनी जीवन शैली को सुरक्षित रखने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, आह्वान किया गया है, अग्रता चतुरो वेदा प्रश्ता सशरम धनु इदम ब्रह्मम इदम छात्रम शास्त्रादपि शस्त्रादपि। पहली चीज ज्ञान की प्राप्ति। आप ज्ञान संपन्न होने चाहिए, ये पहला कर्तव्य। और दूसरा, पीठ के ऊपर शस्त्र भी होने चाहिए, क्योंकि जब भी कभी कोई विवाद पैदा होगा, कोई समस्या पैदा होगी, उसको ज्ञान के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान ढूंढो। लेकिन ये ध्यान रखो, हर एक के अंदर आत्मा है। हम उसका सम्मान करते हैं, उसमें परमात्मा को देखते हैं, लेकिन हर कोई दुनिया में हमारी सोच का नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए संवाद की शक्ति अर्थहीन है, वो शक्ति के संवाद में विश्वास करते हैं। और जब वो कोई बात ज्ञान की सुनने को ही तैयार ना हो और उनको एक ही बात आती हो कि शक्ति का संवाद, ताकत, हथियार, तलवार, तो फिर तुम्हारे पास भी ये ताकत होनी चाहिए कि तुम उनके बढ़ते हुए हमलों को रोक सको। हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमें अपना बचाव करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि इस वक्त जहाँ मैंने कहा भी है, आपने शायद सुना हो, कि केवल कुछ 26 आदमियों को मारने का, उनकी जान लेने का, मासूमों की जान लेने का मामला नहीं था। ये तो एक नीति का हिस्सा है और उस नीति का उद्देश्य है भारत के शरीर पर एक, मैं हिंदी में केवल अनुवाद कर रहा हूँ, इंटरनेट पे चले जाइए। जिब्राल्टर ऑपरेशन 1988 में ये उन्होंने अपनी नीति बनाई बांग्लादेश के बाद कि अब ये साफ है कि हम भारत को जंग के मैदान में नहीं हरा सकते, लिहाजा सीधी लड़ाई लड़ने की बजाय हमें भारत के शरीर पर 1000 जख्म लगाने हैं जो आतंकवाद के जरिए ही लगाए जा सकते। हम सामने से नहीं लड़ेंगे, धोखे से अंदर भेजेंगे, चोरी से भेजेंगे, उनको ब्रेन वॉश करेंगे और भारत को 1000 जख्म लगाएंगे और इतना खून निकालेंगे कि भारत कमजोर होकर गिर पड़े। बहुत साल तक ये तकरीर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ज़िया उल हक की इंटरनेट पे नहीं थी।
अब इंटरनेट पे मौजूद है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सेना, हमारे देश के लोग जिस तरह एक व्यक्ति, मुझे अगर 1% या 2% कोई दूसरी राय के हों तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती चौरसिया साहब। इसलिए नहीं होती कि हमारी ये भी परंपरा है कि जो 99% से भी ज़्यादा लोग मानते थे, चारवाक ने हर चीज़ को रविश कर दिया। उसने कह दिया ये कुछ भी नहीं है। लेकिन इस देश ने कभी एक कंकरी नहीं मारी, बल्कि महात्मा कहा। ये इस देश की संस्कृति का हिस्सा है। हमारी अस्मिता, मैंने जैसा आपने आज विषय रखा है, हमारी असल जो अस्मिता इस आधुनिक युग में, हम पूरी दुनिया के साथ आगे बढ़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है कि 2047 तक भारत को विकसित देशों की लाइन में आगे खड़े होना। हम उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। हम उसके लिए, हर भारतीय उसमें अपना योगदान देगा, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस ध्यान के साथ कि हमारी असल अस्मिता जो है वो ज्ञान और प्रज्ञा है। और एक बस कहते हुए बात ख़त्म करूँगा, बहुत समय ले लिया मैंने। मुझे आज ये पत्रकारों की सभा है, इसलिए कह दूँ तो कोई बात नहीं है कि मेरा दिल रोता है जब मैं सुनता हूँ जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है। यूनिवर्सिटी में बम मार के बच्चे की जान ले ली 3 दिन पहले। पिछले साल भी यही हुआ। राजभवन में मीटिंग हुई। कल मैंने वाइस चांसलर से पूछा, मैंने क्या मैंने सुना है कि जो उस मीटिंग में जो फैसले लिए गए थे उस पर क्या कार्रवाई हुई, उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई। नहीं सर, रिपोर्ट तो तैयार हो गई, ये दस्तखत नहीं हुए। और दूसरा बच्चा फिर मर गया। क्या है ये यूनिवर्सिटियां मां सरस्वती के मंदिर हैं, इन्हें अराजक तत्वों के सुपुर्द कर दिया हमने। तो मैंने उनसे कहा, मैं कि ये मीटिंग अब राजभवन में नहीं होगी, जहां ये घटना घटित हुई है कल मैं वहां आ रहा हूं और मैं यहां से सीधा वहीं जा रहा हूं। इसमें भी आपका से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि हम ज्ञान की संस्कृति हैं। मैंने सारी देर उसी पर अपना वक्त लगाया। अगर ज्ञान के मंदिर में बम चलेंगे या ऐसी घटनाएं होंगी जो शर्मिंदा, मैं कह नहीं सकता। केरला में 5 साल में लड़ता रहा गवर्नमेंट से, 5.5 साल, लेकिन वहां पे लड़ाई इस बात पर सीमित थी कि वो चाहते थे कि एकेडमिक मेरिट की बजाय पार्टी एफिलिएशन के मुताबिक अपॉइंटमेंट हो, जो नहीं हुए। 15 की 15 यूनिवर्सिटी में नहीं हुए, वो नाराजगी थी। लेकिन यहाँ जो मैं देख रहा हूँ 4 महीने में, मैं आपसे कहता हूँ मुझे उसके बारे में बताने में भी आपको शर्म आएगी। मैं पब्लिकली उसको बता नहीं सकता। जिस तरह के फोन किए जा रहे हैं उन लोगों को जिनकी नई नियुक्ति हुई है, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। 1-2 एक्शन भी लिया जहां बिल्कुल पुष्टि हो गई। तो इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं आपसे उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं। और आप सबके दिल को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जिन्होंने को आज सम्मानित किया गया है उनको एक बार फिर बधाई देता हूं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।